नमस्कार दोस्तों, मैं पोकरराम बामणिया आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो फंजाई जगत है इसके बारे में। इससे पहले हमने मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ा। आज हम तीसरा जो जगत है फंजाई किंगडम या कवक जगत, उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। फंजाई को हम कहेंगे कवक। फंजाई का मतलब क्या है? कवक। मतलब कवक जगत के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, इसमें कवक जगत, हम पहले कवक जगत के जो इम्पोर्टेंट लक्षण हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो फंजाई जगत है या कवक जगत है वह यूकेरियोटिक होता है। इसमें कौन से जीव आएंगे? इसमें यूकेरियोटिक जीव आएंगे। अब यूकेरियोटिक का मतलब क्या है? यूकेरियोटिक का मतलब ऐसे जीव जिनमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली और स्पष्ट झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, वे सभी जंतु है वो यूकेरियोटिक होते हैं। इसका मतलब फंजाई जो है इसमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। क्लियर है? यूकेरियोटिक। और ये हरे नहीं होते हैं। हरे नहीं होते इसका मतलब इनमें वो पर्णहरित नहीं पाया जाता या हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसके अलावा फंजाई है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। देखिए, हमने जो मोनेरा जगत पढ़ा, जो प्रोटिस्टा जगत पढ़ा, ये दोनों जगत है वो यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय थे। अब आगे हम जो जगत पढ़ेंगे जैसे फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, ये सभी मल्टी सेलुलर होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। कहीं पर अपवाद होंगे तो वो बात हम वहीं कर लेंगे, लेकिन फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये तीनों जगत बहुकोशिकीय होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। तो जो फंजाई है इसमें मल्टी सेलुलर जंतु आते हैं। इसका एक अपवाद है यीस्ट। यीस्ट जो कवक है, जो फंजाई है, यह एक कोशिकीय होता है या यूनिसेलुलर होता है। एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि एक कोशिकीय कवक का उदाहरण लिखिए तो क्या होगा? यीस्ट होगा उसका उत्तर। इसके अलावा फंजाई का जो इंपॉर्टेंट लक्षण है, जो फंजाई का विशेष लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है, वो ये होता है कि फंजाई है वो सेप्रोफाइट होते हैं या मृतपोषी होते हैं या मृतजीवी होते हैं। अब मृतपोषी का मतलब क्या है? इसमें ऐसे जीव आते हैं जो मृत अवशेषों से अपना भोजन अवशोषण की विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो मृतपोषी का मतलब है मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं। मृत अवशेषों से अपना भोजन अवशोषण की विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको मृतपोषी या सेप्रोफाइट कहा जाता है। इसके अलावा फंजाई का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और है जिसमें हम बात करते हैं कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है या जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? काइटिन से मिलकर बनी हुई है। और यह काइटिन एक प्रकार का क्या है? पॉलीसेकेराइड। तो ये अभी हमने जो बात की है ये फंजाई के विशेष लक्षण है। सबसे पहले हमने बात की ये यूकेरियोटिक होते हैं, ये हरे नहीं होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अपवाद हमने पढ़ लिया यीस्ट के बारे में। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंजाई है वो मृतपोषी होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। इसके अलावा कोशिका भित्ति है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो ये फंजाई के है वो विशेष लक्षण हो गए। अब देखिए, इसके अलावा हम और फंजाई अपने आसपास देखें। फंजाई अपने आसपास सबसे पहले बरसात के मौसम में जो बाजरे की रोटी होती है उसके ऊपर एक जाल सा बन जाता है, और वह जो जाल होता है वो कवक का ही जाल होता है। उसको कवक जाल या माइसीलियम कहा जाता है। रोटी के ऊपर जो जाल बनता है वो। इसके अलावा सरसों की जो पत्तियां होती है उसके ऊपर सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं, वो भी कवक के कारण होते हैं। बियर बनाने के लिए हम कवक को काम में लेते हैं, कवक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पौधे और जंतुओं के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग भी कवक के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे जंतुओं की बात करें तो दाद ट्राइकोडर्मा से होता है। दाद जो रोग है वो इस फंजाई या कवक के कारण
होता है। पौधों में रोग की बात करें तो ये गेहूं के अंदर कीट रोग जो पक्सीनिया के कारण होता है, जो पक्सीनिया कवक के कारण होता है, गेहूं के अंदर कीट रोग, ये पौधों में इसके रोग का एक उदाहरण है। इसके अलावा हम फंजाई से या कवक से प्रतिजैविक प्राप्त करते हैं, एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। ये इस तरह से हमारा इसमें क्या है, उपयोग है। एंटीबायोटिक, सर्वप्रथम जो एंटीबायोटिक प्राप्त किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया और उस प्रतिजैवी का नाम था पेनिसिलिन। और किस कवक से प्राप्त किया गया? पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि जो फंजाई है, जो कवक है, इनके द्वारा हम एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक प्राप्त करते हैं। और सबसे पहला जो प्रतिजैविक प्राप्त किया वो है पेनिसिलिन। किससे प्राप्त किया? पेनिसिलियम नोटेटम से। किस वैज्ञानिक ने प्राप्त किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये फंजाई है या कवक है, ये विश्व में सभी जगह पाई जाती है, इसलिए इसको हम विश्वव्यापी कह सकते हैं या विश्वव्यापी कहते हैं। अब देखिए, कवक जो भी होगी, कवक में कवक के तंतु पाए जाते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से कवक के तंतु पाए जाते हैं। तो कवक का जो तंतु है इसको क्या कहते हैं? कवक तंतु कहा जाता है। अब ये जो कवक के तंतु होते हैं, ये कवक तंतु मिलकर क्या करते हैं? एक जाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक, इस तरह से देखिए, एक जाल का निर्माण करते हैं। और ये जो जाल है इसको हम क्या कहते हैं? कवक जाल या माइसीलियम बोलते हैं। तो देखिए, कवक तंतुमय होती है, कवक है वो तंतुओं से मिलकर बनी होती है। तो जो तंतु होते हैं इनको हम कवक तंतु बोलते हैं। कवक तंतु मिलकर क्या करते हैं? एक जाल बनाते हैं और इस जाल को कवक जाल या माइसीलियम बोला जाता है। इस तरह से देखो, ये जाल बनाती है। अब ये जो कवक तंतु है, ये पट्टीय हो सकते हैं, अपट्टीय हो सकते हैं। पट्ट मतलब अलग अलग कोशिकाएं होगी, इनमें पट्ट बड़े हुए हैं। जैसे देखो, ये पट्ट इस तरह से, तो इसको हम क्या कहेंगे? पट्टीय। अलग अलग कोशिकाएं बन गई, बीच में क्या बन गए? ये पट्ट। तो इसको हम कहेंगे पट्टीय कवक तंतु। इस तरह से ये पट्ट बन जाते हैं। अब ये जो पट्टीय कवक तंतु है, यदि पट्ट नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे? अपट्टीय। यदि बीच में ये पट्ट पाए जाते हैं तो ऐसा कवक तंतु पट्टीय कवक तंतु कहलाता है। यदि पट्ट नहीं पाए जाते हैं तो अपट्टीय कवक तंतु। अब देखिए, जब कवक तंतु पट्टीय प्रकार का है तो एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। इस तरह से एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है पट्टीय स्थिति होने पर। अब अपट्टीय स्थिति होगी तो क्या होगा? अपट्टीय होने पर अब पूरा जो कवक तंतु है वही एक कोशिका है, क्योंकि उसके अलग अलग भाग तो है नहीं। इसलिए क्या होगा? ऐसी स्थिति में पूरे कवक तंतु के अंदर केंद्रकों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ऐसी जो स्थिति होती है इसको संकोशिक स्थिति कहा जाता है। एक कवक तंतु के अंदर एक से अधिक केंद्रकों का पाया जाना, कवक का जो कवक तंतु है उसको हम कहेंगे संकोशिक स्थिति। कहने का मतलब ये है कि कवक और शैवाल, इनका जो सहजीवी संबंध है इसको हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कवक यदि उच्च वर्गीय पादप जो कि जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं, कवक उच्च वर्गीय जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ में जो सहजीवी संबंध बनाते हैं इसको कवक मूल या माइकोराइजा बोला जाता है। अपने आप में दोनों ही परिभाषा इंपॉर्टेंट है। लाइकेन क्या है, कवक मूल क्या है, तो दोनों के अंदर ही क्या है? कवक। एक में तो कवक शैवाल से संबंध बनाती है तो उसको हम लाइकेन बोलेंगे। दूसरे में यदि कवक उच्च वर्गीय पौधों की जड़ के साथ में पाई जाती है तो इसको माइकोराइजा या कवक मूल कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम कवक के अंदर जनन की बात करें, कवक के अंदर जनन, तो सबसे पहले कायिक जनन,
कायिक जनन, खंडन, विखंडन और मुकुलन विधि के द्वारा होता है। खंडन का मतलब, विखंडन का मतलब टुकड़े होना, जितने टुकड़े होंगे उतने नए कवक का निर्माण हो जाएगा। और मुकुलन में क्या होगा, एक संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं बड। बड वृद्धि करेगी और वृद्धि करने के बाद कुछ समय के पश्चात वो जो मूल कवक है उससे अलग हो जाती है और नए पौधे का निर्माण करती है या नए कवक का निर्माण करती है। इसे हम कहते हैं मुकुलन या बडी। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसमें विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। कवक के अंदर जो बीजाणु बनते हैं वो होते हैं कॉनिडिया बीजाणु, दानी बीजाणु और चल बीजाणु। तो इन बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें निषिक्तांड पाए जाते हैं, एस्कस बीजाणु पाए जाते हैं, बेसिडियम बीजाणु पाए जाते हैं। इन संरचनाओं के द्वारा कवक के अंदर कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन के दौरान जो बीजाणु बन रहे हैं, इन बीजाणुओं का जो निर्माण है वो फलन काय में होता है। इसको फलन काय बोलते हैं। फलन काय के अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट, हम कवक का आगे वर्गीकरण पढ़ें तो कवक को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये कवक के 4 वर्ग है। कौन कौन से हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। 4 में से हमने एक वर्ग को यहां पे लिया है, फाइकोमाइसिटीज। क्या नाम है इसका, फाइकोमाइसिटीज। अब फाइको शब्द जहां भी आता है, फाइको का मतलब है या इसका संबंध किससे होता है, शैवाल से होता है। फाइको शब्द का जो संबंध है वो शैवालों से होता है। हम बात करें शैवालों का अध्ययन, तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। तो ये फाइको और माइसिटीज, माइसिटीज जहां पर भी आता है उसका संबंध कवक से होता है। इसका मतलब फाइकोमाइसिटीज को हम शैवालीय कवक कहते हैं। क्या कहेंगे, शैवालीय कवक। ऐसे कवक जिसमें शैवालों के गुण भी पाए जाते हैं। नाम से स्पष्ट है, हम कवक के बारे में पढ़ रहे हैं और शैवालीय कवक शब्द आ गया। इसका मतलब ऐसे कवक जिसमें कौन से लक्षण पाए जाए, शैवालीय लक्षण पाए जाते हैं। शैवाल पानी में पाई जाती है तो ये शैवालीय कवक है, वो पानी के अंदर पाई जाती है, जलीय होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें, सड़ी गली यदि कोई लकड़ी है तो वहां पर पाई जाती है, नम जगह पर पाई जाती है, लकड़ी के अंदर जो शीलन होती है उसमें पाई जाती है। कहने का मतलब है पानी में या पानी के आसपास पाई जाती है, इस वजह से इसे शैवालीय कवक कहा जाता है। अब फाइकोमाइसिटीज जो कवक है, इसका कवक तंतु अपट्टीय होता है, मतलब पट नहीं पाए जाते। अब पट नहीं पाए जाते हैं तो इसमें क्या होगा, यदि पट नहीं पाए जाते हैं तो ऐसा कवक तंतु होता है जिसके अंदर केंद्रकों की संख्या अधिक होती है, मतलब बहुकेंद्रकित होती है। और जो अवस्था बहुकेंद्रकित होती है इसको संकोशिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, संकोशिक अवस्था। तो इसको हम संकोशिक अवस्था कहेंगे। अब इसमें यदि बीच में इस तरह से पट बन जाए, ये इस तरह से मान लो पट बन गए, या ये कंडीशन यदि पट्टीय हो जाए तो क्या होगा, प्रत्येक पट में एक केंद्रक है। तो यहां पर पट्टीय स्थिति होने पर बहुकेंद्र की स्थिति नहीं होती है। अब अलैंगिक जनन की बात करें तो चल अचल जीवाणु पाए जाते हैं और इन जीवाणुओं का निर्माण है वो अंतर्जात होता है। लैंगिक जनन की बात करें तो युग्माणु निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। उदाहरण है म्यूकर। उदाहरण क्या है इसका, म्यूकर। राइजोपस, राइजोपस जो बरसात के मौसम होने बात की थी, बरसात के मौसम में रोटी के ऊपर जो कवक जाल बनता है वो किसका होता है, राइजोपस का होता है। अब रोटी के ऊपर कवक जाल का निर्माण किसने किया, राइजोपस ने। इस कारण से रोटी कवक कहा जाता है, रोटी के ऊपर जाल बनाने वाली कवक। इसके अलावा जो एल्प्यूगो है, सरसों के अंदर हमने
बात की थी सरसों की पत्तियों के ऊपर सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं, तो वो इस एल्ब्यूगो कवक के कारण होती है। इसलिए जो एल्ब्यूगो है उसको सरसों की कवक बोला जाता है। दूसरे वर्ग का नाम है एस्कोमाइसिटीज। क्या नाम है? एस्कोमाइसिटीज। अब एस्कोमाइसिटीज, माइसिटीज का मतलब तो क्या होगा? कवक से संबंधित है। एस्को जो है ये एस्कस से बना है। किससे बना है? एस्कस से बना है। और एस्कस का मतलब होता है थैला या थैली, बैग। तो ऐसे जो कवक होते हैं वो थैली समान होते हैं, इसलिए इसको थैली कवक कहा जाता है। बैग शेप्ड, थैली नुमा होते हैं, इस कारण इनको थैली कवक कहा जाता है। और हमने शुरुआत में पढ़ा था कि एक कोशिकीय जो कवक है उसका नाम है यीस्ट, और वो यीस्ट इस वर्ग के अंदर आती है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर। यीस्ट जो एक कोशिकीय कवक है वो कवक एस्कोमाइसिटीज वर्ग के अंदर आती है। अब देखिए इसका जो कवक जाल है वो पट्टीय है, कवक जाल पट्टीय है और शाखित है। इसके अलावा इनमें अलैंगिक जनन है वो कॉनिडिया द्वारा होता है। कौन से बीजाणु बनते हैं? कॉनिडियम बीजाणु बनते हैं जो कि बहिर्जात होते हैं। और ये जो कॉनिडियम बीजाणु हैं इनमें क्या होगा? अंकुरण होगा और इससे किसका निर्माण हो जाएगा? कवक जाल का निर्माण हो जाएगा। अब लैंगिक जनन की बात करें तो जो लैंगिक जनन है वो एस्कस बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एस्कस बीजाणुओं के द्वारा होता है। और जो एस्कस बीजाणु होते हैं ये अंतर्जात होते हैं। अंतर्जात का मतलब इनका निर्माण अंदर होता है। किसके अंदर होता है? एस्कोकार्प के अंदर होता है। तो इस तरह से एस्कोमाइसिटीज जो वर्ग है इसमें लैंगिक जनन एस्कस बीजाणुओं के द्वारा होता है, तो इसी एस्कस बीजाणुओं के कारण भी इसका नाम एस्कोमाइसिटीज पड़ा है। अब देखिए इस वर्ग के और उदाहरण, एक तो ये हो गया यीस्ट, इसके अलावा दूसरा उदाहरण है पेनिसिलियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह एक ऐसा कवक है जिससे फर्स्ट टाइम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक प्राप्त किया गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सर्वप्रथम इस कवक के द्वारा एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक प्राप्त किया गया था। और जो प्रतिजैविक प्राप्त किया उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। इसके अलावा एस्परजिलस, क्लेविकल, मोरकेला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो कवक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अधिक होता है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग हम प्रयोगशाला के अंदर विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने के लिए काम में लेते हैं, इसलिए इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे बोलते हैं? न्यूरोस्पोरा कवक को बोला जाता है। अब ये पादप जगत का ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का मतलब क्या है? ड्रोसोफिला का मतलब है फल मक्खी। तो फल मक्खी प्रयोगशाला के अंदर जो जेनेटिक जो बायोलॉजी है, आनुवांशिकी है, उसके अंदर इस फल मक्खी का उपयोग ज्यादा किया जाता है प्रयोगशाला के अंदर, इसलिए वहां पर फल मक्खी का उपयोग ज्यादा होता है और यहां पर न्यूरोस्पोरा का उपयोग ज्यादा होता है, इसलिए पादप जगत का ड्रोसोफिला इस न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है। नेक्स्ट जो वर्ग है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज जो वर्ग है इसके अंदर ये मशरूम आते हैं, मशरूम इसके अंदर आते हैं। ऐसे जो कवक होते हैं वो मिट्टी में उगते हैं, मिट्टी पर उगते हैं और वृक्षों के ठूंठ पर पाए जाते हैं। सामान्य हम जो कहते हैं ना सब्जी बनाने के लिए जो खुम्बी काम में लेते हैं, वो खुम्बी या मशरूम या गेरिकस वो इस बेसिडियम बीजाणु या बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आते हैं। अब इनके जो कवक तंतु है वो पट्टीय होते हैं और शाखित होते हैं। पट्टीय का मतलब तो क्या है? बीच में ऐसे पट्ट पाए जाते हैं। शाखित का मतलब है ये इस तरह से शाखित होते हैं, सिंगल कवक तंतु नहीं होता है, ये शाखित होते हैं। कायिक जनन खंडन के द्वारा होता है और लैंगिक अलैंगिक जनन है वो बेसिडियम बीजाणु के द्वारा होता है। बेसिडियम बीजाणु है वो बहिर्जात होते हैं, ये अंकुरण के द्वारा नए कवक का निर्माण करेंगे। उदाहरण के लिए मशरूम, अगेरिकस,
मशरूम, अगेरिकस और अस्टिलेगो और पक्सिनिया। पक्सिनिया के बारे में बात करें तो हमने जब फंजाई को शुरू किया था, सबसे पहले हमने बात की थी कि गेहूं के पौधे के अंदर कीट रोग जो उत्पन्न करता है वो पक्सिनिया कवक करता है, गेहूं के अंदर रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट जो 4 नंबर चौथा जो वर्ग है कवक का वो है ड्यूटेरोमाइसिटिस। क्या नाम है? ड्यूटेरोमाइसिटिस। यह अपूर्ण कवक है। अपूर्ण कवक। अपूर्ण कवक कैसे है कि इस वर्ग के जो कवक है इसकी हमारे पास जानकारी अवेलेबल नहीं है, यदि है तो बहुत ही कम है। ये कवक पट्टीय होते हैं और शाखित होते हैं। इसके अलावा हमें अधिक इस वर्ग के बारे में जानकारी नहीं है, और हम ये कहें कि लैंगिक जनन के बारे में तो हमें बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए इसको हम अपूर्ण कवक कहते हैं या ड्यूटेरोमाइसिटिस को अपूर्ण कवक कहा जाता है। इसके उदाहरण देखिए, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। जो हमारे शरीर के अंदर हमें जो दाद नामक रोग होता है वो इस ट्राइकोडर्मा के कारण होता है। दाद में खाज खुजली इसके कारण होता है। अब देखिए कवक के अंदर जो युग्मक बनते हैं, अब युग्मक जब भी बनेंगे 2 प्रकार के बनते हैं, शैवाल में भी होंगे और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा कवक सब में पाए जाते हैं। तो युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, समयुग्मकी और विषम युग्मकी। समयुग्मकी को समयुग्मकता और असमयुग्मकी को असमयुग्मकता या असमयुग्मकी को विषम युग्मकी भी बोलते हैं या विषम युग्मकता भी कहते हैं। तो समयुग्मकी का मतलब क्या हुआ? युग्मक है वो एक जैसे है, 2 युग्मक है, नर और मादा युग्मक दोनों ही एक जैसे हैं, तो इसको हम कहेंगे समयुग्मकी। दोनों अलग अलग है, जैसे मान लो मनुष्य के अंदर एक शुक्राणु है एक अंडाणु है, शुक्राणु की संरचना अलग है, अंडाणु की संरचना अलग है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दोनों युग्मक एक समान नहीं है, तो इसको हम कहेंगे असमयुग्मकी या विषम युग्मकता। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर फंजाई जो किंगडम है उसके बारे में अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया। इस तरह से हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा और फंजाई ये 3 किंगडम या 3 जगत हमने पढ़ लिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सपोर्ट प्रदान करें, ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो है इससे भी अच्छे बनाकर आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।